नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे नमस्कार लाइव सर। में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के मिस्टर राम अनुज सिंह। राम अनुज सिंह अध्यक्ष हैं जी, इस पार्टी के, सुरक्षा जी, पार्टी के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है जो कि अपना अस्तित्व बना रही है। छोटी पार्टी है लेकिन बहुत बढ़िया अस्तित्व बना रही है, बहुत अच्छे इसके एजेंडा हैं। तो देखना ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या इसमें बताते हैं। रामानुज जी, जैसे सर। सेकंड फेज का अभी चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें सेकंड फेज का चुनाव खत्म हुआ है, इसमें 13 राज्यों के लिए 88 सीट्स में पुलिंग हुई है। अगर ओवरऑल पुलिंग देखा जाए तो 55% से ज्यादा, 60% से ज्यादा हुई नहीं है, जिसमें सबसे कम पुलिंग हुई है यूपी में। यूपी में बहुत ज्यादा कम पुलिंग हुई है। हमारे पास तो पूरा डाटा है, अगर आप कहोगे तो मैं पूरा डाटा बता सकता हूं आपको। सबसे ज्यादा कम पुलिंग हुई है यूपी में। इसका क्या कारण हो सकता है? बेसिकली कारण तो 2-3 चीज लगता है मुझे। एक तो बेरोजगारी लगता है, दूसरा कारण लगता है महंगाई। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं बिकॉज आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, आपकी पार्टी भी है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी चला रहे हैं। तो रामानुज जी, हम आपसे ही सुनना चाहते हैं कि क्या सेकंड फेज में क्या किस करवट बैठेगी पार्टी, क्योंकि फर्स्ट फेज तो सब लोगों ने देख लिया है। आप बताएं सर, कुछ इस पे प्रकाश डालें सेकंड फेज पे। देखिए श्रीमान जी, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। ठीक है सर। जी जी। जनता को अब देश का जो कानून सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, वो सब देखने के बाद जनता ये सोचती है हम क्या जाएं मतदान करने। सरकार जो चाहती है वही होगा। जी जी। तो हम मतदान करके क्या करेंगे? लोगों में निराशा है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। मैं पब्लिक इतनी परेशान है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। हर आदमी, लोग कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास मैं कहूंगा वो आम जनता नहीं है। मिडिल क्लास जो कोठियों में रहने वाले हैं वो मिडिल क्लास है आज के डेट में। मिडिल क्लास आम जनता नहीं है, वो तो गरीब है। जिसको पहले लोग गरीब कहते थे और जो मध्यम में थे उसको मिडिल क्लास कहते थे। आज वो गरीब हो गया है, पहले वाला मिडिल क्लास, और वो आज के डेट में गरीब हो गया है। इतना परेशान है लोग, अपने बच्चों का फीस तक नहीं दे पा रहे हैं सर। महंगाई इतनी बढ़ गई है, फीस इतनी बढ़ गई है, जनता इतना दुखी है। जो देश में सुचारू रूप से कानून काम नहीं कर रहा है, शकल देख के काम कर रहा है, और लूटने वाले लूट रहे हैं, लोग देख रहे हैं। किसी काम के लिए किसी अधिकारी के पास चले जाइए, पहले जो 10 साल पहले, 7-8 साल 10 साल पहले जो 500 रुपए में काम होता था, आज 2000 रुपए 5000 रुपए लगता है। फ्री में तो भूल जाइए, फ्री में कोई काम हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कुछ मंत्रीगण कहते हैं कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। मैं तो कहूंगा आए मेरे साथ, मैं गाजियाबाद में नगर निगम जीडीए में चल के दिखाता हूँ कि भ्रष्टाचार क्या होता है। भ्रष्टाचार क्या होता है उनको मैं दिखाऊंगा आंखों के सामने, कैसे पैसे लिया जाता है। आपका बिल पास, अकाउंट बिल पास होने के पहले ही फिक्स है कि इतने पैसे, आप वहाँ आदमी बैठा है नगर निगम वगैरह का, जीडीए का, इतने पैसे वहाँ जमा करिए, उसके बाद आपका बिल पास होगा, आपके अकाउंट में पैसे जाएगा। ये स्थिति है सर, और ये सबको मालूम है, पूरे देश के लोगों को मालूम है। जो ठेकेदारी करते हैं उनकी भी मैं ये नहीं कहूंगा उनकी गलती है, वो भी मजबूर है। क्या करें, उनको भी बच्चे पालना है। अगर वो कमीशन देते नहीं है, हम कमीशन देते नहीं, कमीशन फिक्स है श्रीमान जी, अगर वो कमीशन देते नहीं है तो उनका बिल ही नहीं पास होगा, लटका रहेगा। तो मजबूर है। ये लगा लीजिए नगर निगम वगैरह, जीडीए वगैरह में मैं सुनता हूँ, मैं कई बार देखा भी हूँ कमीशन लेते हुए कि अधिकारियों का क्या रोल होता है। बड़े अधिकारी के पास आप नहीं जा सकते, उनके पास तो आप जा ही नहीं सकते। तो आम जनता किसी काम के लिए जाती है तो आम जनता को भी मालूम है कि हर जगह भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार,
कि पूछिए मत सर। उसको देखते हुए लोग ये सोचते हैं, आम जनता ये सोचती है कुछ होने वाला नहीं है इस देश में। ये देश गुलामी के तरफ बढ़ रहा है, मेरा मानना है पर्सनल, जी कि जी ये देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देश बलिदान मांग रहा है। जी जी जो जी हमारे देश में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब महान हस्तियां जो देश को आजाद करवाने में अपना बलिदान दे दिया, अपने घर के तरफ नहीं देखा मुड़ के, सिर्फ जी जी देश के लिए देखा। 100 साल पूरा नहीं हुआ, उसके पहले ही मैं तो मानता हूं देश गुलामी के तरफ बढ़ चुका है। पहले देखिए जी एक जी कंपनी आई थी, मैं नहीं था, मैं देखा नहीं था, मैं सुनता हूं, आप हालांकि हमसे ज्यादा जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जी 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 ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, विदेशों जी से जी अंग्रेज की फौज नहीं आई थी, एक ही जी ईस्ट जी इंडिया जी कंपनी आया था। एक कंपनी मात्र आया था पहले देश में, और उसने पूरा देश को गुलाम बना दिया। अब बिल्कुल तो सही। 2 कंपनियां आई हैं, एक अडानी एक अंबानी हम्म की। पहले एक कंपनी था, अब 2-2 कंपनी आ गई है। लेकिन देश के युवाओं के आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो खुलेगा अगर इस बार जी जी आपका यही जो सरकार चल रही है, अगर तीसरी जी बार जी आ गई तो आप देखिएगा क्या असर होगा, क्या असर होगा आप देखिएगा। मैं तो आपसे मतलब बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप अपने आंखों से देखेंगे। हालांकि आप श्रीमान जी हमसे ज्यादा जानते होंगे कि देश की स्थिति क्या है। अब जी बहुत जी लोग हंस रहे होंगे हमारा आपका डिबेट देख के कि मैं कैसा जी बात कर रहा हूँ, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अब एक जी 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 उदाहरण दे रहा हूँ, लगभग जितना अपने देश का जीडीपी है उतना ही विदेशी जी जी कर्ज है। तो जी गुलामी की तरफ नहीं है साहब, तो फिर किस तरफ? आप बताइए जी जी किस तरफ है? गुलामी की तरफ ही है। जितनी जीडीपी है बिल्कुल हिंदुस्तान की उतना ही बिल्कुल विदेशी कर्ज हो गया है। फिर भी पढ़े जी लिखे जी जो आपका फ्लैटों में लोग बैठे हैं, हमारे पास कई हम्म इंजीनियर वगैरह आते हैं, आईटी वगैरह के बंदे, उनसे हमारी बात होती है, मैं पूछ बैठता हूँ कि सर ये जी जी बताइए देश के ऊपर कर्ज क्या है, कितना है? वो बोलते हैं रामनु जी हम्म कर्ज इस समय तो देश के ऊपर है ही नहीं, मोदी साहब ने कर्ज तो खत्म कर दिया। मैं बोला भाई साहब सिर्फ आपको नौकरी करने से मतलब है, 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, कंपनी आपको अपने कंपनी में रख लिया है, कंपनी का मालिक 2,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, आप कंपनी का काम करिए, घर जाइए, अपने बीवी बच्चों में रहिए, फ्लैट खरीदिए, इंजॉय करिए। इसके अलावा कुछ जानकारी रखते हैं आप? मैं बोलता हूँ श्रीमान जी कम से कम गूगल पे तो एक बार चेक करके देख लीजिए, देश के ऊपर विदेशी कर्ज है। करीब हमने 10 जी जी लोगों को ये शब्द बोला होगा और अपने सामने मैं बोला होगा, गूगल पे आप खोल के देखिए देश के ऊपर कर्ज कितना है। जब वो जी जी आईटी का बंदा कर्ज देखा हिंदुस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज कितना है, सर पे हाथ रख के खुजलाने लगा अपना सर, कह रहा है ऐसा हाल है। जी जी मैं बोला भाई साहब आपको नहीं मालूम है क्या? आप तो आईटी के लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, आप जैसे लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो फिर वो आम जनता जो अनपढ़ झंडा लेके घूम उनको रहा है क्या उसको क्या बिल्कुल जानकारी होगा? जी जी उसको क्या जानकारी होगा सर? मैं तो हैरान हूँ। अभी 10 दिन पहले मैं ऑटो से जा रहा था, ऑटो का ड्राइवर बोला भाई साहब मोदी साहब तो सब कुछ बंद कर रहे हैं, ये जो पुराने पेंशन लाखों लाखों रुपए बुजुर्ग ले रहे हैं वो इस बार लगता है बंद हो जाएगा, अगर तीसरी बार आ गए मोदी साहब तो वो जो लाखों रुपए 50,000 रुपए जो 2-2 लाख रुपए पहले के रिटायर अधिकारी जो पेंशन ले रहे हैं वो भी इस बार बंद होगा। मैं बोला पेंशन बहुत ज्यादा जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा वो बंद नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति अपना पूरा जिंदगी सरकारी नौकरी में खपा दिया है, लगा दिया है, तो इसलिए उनको पेंशन मिलना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जी वो एक शब्द बोला भाई साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन जो रवीश कुमार जी बोलते हैं अंकिल, वही लोग तो झूठा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अफवाह फैलाते हैं कि देश विश्व हम्म गुरु बन गया है, उनका बंद होना चाहिए। वो अगर मोदी साहब बंद कर देते इस बार तो 50% जो फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग
जो अफवाह फैलाते हैं वो कम हो जाता है। मैं बोला क्यों? बोला रवीश जी आप देखते होंगे उनका न्यूज। मैं बोला मैं तो उनका नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर जो लोग हैं, सच्चे पत्रकार हैं, बड़े बड़े टीवी छोड़ के वो अपने घर पे यूट्यूब से प्रसारित करते हैं, मैं भी देखता हूँ कुछ कुछ लोगों का। तो वो व्यक्ति मैं पूछा आप देखते हो क्या? बोला मैं किसी का ना देखूं, रवि जी का, पुण्य प्रसून वाजपेयी का, अजय शर्मा, कई नाम ऐसे बड़े बड़े हस्तियों का लिया जो बड़े टीवी न्यूज में थे और वो लोग छोड़ दिए देश के लिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते थे, वो गलत शब्द नहीं बोल जी सकते जी थे, इसलिए वो बिल्कुल बिल्कुल। पत्रकार का पत्रकारिता छोड़कर आप जैसे यूट्यूबर बन के लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं। तो जी वो जी बोला भाई साहब मैं तो वही देखता हूँ, आप भी देखा करिए। मैं बोला ठीक है आप कर रहे तो मैं भी देखूंगा। तो 5-6 दिन से मैं भी देखने लगा। तो उस ऑटो ड्राइवर की बातें हमें समझ में आने लगा कि देखिए जो आईटी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, उसको जानकारी नहीं है कि अपने भारत देश के ऊपर कितना कर्ज है, लेकिन उस ऑटो वाले को कितना कर्ज है। जानकारी है। उस ऑटो वाले के जी जी ऑटो वाले ड्राइवर को जानकारी है, लेकिन जो आईटी कर रखा है, इंजीनियरिंग कर उसको रखा है, नहीं। उसको जानकारी नहीं है। मैं तो हैरान हो गया। मैं जी भी जी काफी दिन से देखना शुरू कर दिया हूँ। अजय शर्मा है, काफी हैं, जैसे आप भी हैं। जी तो जी ये आप जैसे लोगों का और यूट्यूबर लोगों का, मैं तो कहूंगा आम जनता को उसी न्यूज को देखना चाहिए। ये जो बड़े बड़े टीवी घर में लगा रखे हैं, ये न्यूज तो भूल जाना चाहिए। अगर देश के बारे में सच्चाई जाननी है, गरीबी का आंकड़ा सुनिए तो होश खराब हो जाएगा आपका। सोच ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी ये बीजेपी सरकार यही कहती है कि गरीबी हमने खत्म कर दिया, गरीबी खत्म कर दिए। भाई गरीबी खत्म कर दिए, देश को विश्व गुरु बना दिए। अभी आप देखते होंगे माननीय बीजेपी सरकार कहती है देश विश्व गुरु बन गया, और बीजेपी सरकार कहती है साथ में उनके कुछ चमचे हैं वो भी कहते हैं। जी जी मैं मानना चाहता हूं, मैं अकेले नहीं, मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी में जितने लोग जुड़े हैं, जो उसके अहम कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो लोग ये कहते हैं सर अगर देश विश्व गुरु बन गया तो प्राइवेट में मोदी साहब शिक्षा क्यों नहीं फ्री कर सकते हैं? करना चाहिए प्राइवेट में। आम जनता के पास जी काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कम से कम शिक्षा तो फ्री कर दो भाई। 5 किलो जी जी राशन अपना ले लो, राशन मत दो हमें। हमारे बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी जितने बने हैं, वो जितने प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटी हैं, वो जमीनें फ्री का ले रखे हैं, फ्री का ले रखे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ही काम करना चाहिए, मेरे पार्टी और मेरा भी जो सोच है, शिक्षा फ्री कर देना चाहिए आम जनता के बच्चों के लिए। जब वो बच्चे शिक्षा फ्री में पाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इन पॉलिटिक्स पार्टियों का झंडा नहीं उठाएंगे, वो अपना हक जी मांगेंगे, जी रोजगार मांगेंगे। जो आज अनपढ़ लोग जो 80,000 करोड़ जिनको राशन मिल रहा है, वो लोग मैं जी कहूंगा उसमें बहुत कम लोग पढ़े, उसमें पढ़े लिखे है ही नहीं सर। देश में पढ़े लिखे कितने हैं? बहुत कम, मामूली। तो जो 80 करोड़ जिनको ये राशन देते हैं, वो राशन मैं तो कहूंगा बंद करके आप उनके बच्चे को शिक्षा दीजिए। वो कमा लेंगे, बिल्कुल वो 5 किलो राशन की व्यवस्था कर लेंगे, आप शिक्षा दीजिए। पहली बात, वो अगर कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन गया है, ठीक है साहब, तो उनको शिक्षा फ्री करना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरा ये हमेशा रहता है और रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यही बीजेपी के लोग कहते हैं देश का अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पे है। देश का अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पे है। भाई 5वें स्थान पे है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये 5 लाख का कार्ड क्यों दिखाते हैं? 5 लाख का कार्ड आप देखते होंगे, दिखाते हैं कि हम 5 लाख की गारंटी दे रहा हूं। 5 लाख की गारंटी क्यों दे रहे हैं भाई? जैसे नेताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का इलाज होता है, उसी प्रकार हर उस गरीब का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए फ्री में। 5 लाख का कार्ड नहीं। अब सरकारी हॉस्पिटल क्यों दिखाते हैं? सरकारी हॉस्पिटल स्कूल बना है,
जो कहता है सरकारी हॉस्पिटल स्कूल बना है, मैं कहूंगा वो अपने बच्चे को पहले वहां पे भर्ती करे, अपने जी बच्चे को करे ना। जो अंगुली दिखा जी देता जी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी बना है, स्कूल भी बना है, भैया बना तो आपके लिए भी बना है, आप चलिए पढ़ाइए, हम भी पढ़ाएंगे। हैं? जी तो अगर विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान, तो मैं यही कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चिकित्सा फ्री उनको कर देना चाहिए। वो 5 किलो अनाज के बदले चिकित्सा और आपका ये एजुकेशन दोनों प्राइवेट में फ्री करना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी जी इसी से एजुकेशन से ही देश विश्व गुरु बनेगा। क्या अनपढ़ लोगों से बनाएंगे विश्व गुरु? आप बताइए जी किससे जी बनाना चाहते हैं विश्व गुरु? जी गारंटी जी देते हैं किस चीज की? गारंटी 5 लाख कार्ड का मत दीजिए, आयुष्मान कार्ड का गारंटी दीजिए कि आपके बच्चों को प्राइवेट में हम शिक्षा देंगे। इसकी गारंटी दें, प्राइवेट अनुज जी हॉस्पिटल में आप और आपके बच्चों को भी चिकित्सा फ्री मिलेगी, इसकी गारंटी दें भाई, मेरा ये मानना है। अनुज जी और तीसरा अनुज जी अभी जी बोल रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार अगर हो जाते हैं, वो तो देखना यह है कि 4 जुलाई को क्या नतीजे आते हैं। अगर 400 पार हो जाते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि भारत में क्या स्थिति होगी? क्योंकि विपक्ष तो खत्म होता जा रहा है, सारा विपक्ष खत्म हो गया है, छोटी पार्टियां खत्म हो चुकी हैं, यहां तक कि आप पार्टी जो बहुत बढ़िया कर रही थी काम, किसी कारणवश, हालांकि केजरीवाल साहब ने काम गलत किए थे इसलिए उनको सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, शराब घोटाले किए, केजरीवाल ने बहुत कुछ किया, लेकिन आप पार्टी को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। आप पार्टी में अब कोई है नहीं, तो छोटी पार्टी है तो ये ऐसे ही खत्म करती चले जा रहे हैं। सर जी जी बोलिए बोलिए। समय आएगा, यही जो आज झंडा उठा के घूम रहे हैं ना, झंडा उठा जी जी के घूम रहे हैं, यही समय आने दीजिए, यही लठ लेके घूमेंगे इनके पीछे। आप देखिएगा, लठ लेके ना घूमे तो आप कहिएगा यही देश है, हिंदुस्तान है, गुलाम हुआ था, लोग लठ लेके दौड़े। मैं तो पुराना वीडियो देखता हूँ। देखिए, अपनी तो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी है, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं वीडियो पहले का देखा हूँ, पहले लोगों के पास था क्या? लंगोटी पहन के, फटी हुई धोती पहन के लोग जाते थे, घूमते थे। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ या 65 साल में, मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि अपने माता पिता के पिता से पूछिए कि 65 साल पहले, 70 साल पहले था क्या देश में? 70 साल पहले था क्या? अगर 70 साल पहले कुछ हुआ नहीं होता तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से प्रधानमंत्री नहीं होते, और उसके पहले 12-13 साल मुख्यमंत्री नहीं होते। वो 70 साल का करिश्मा था कि वो 12-13 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात का, और 10 साल दिल्ली में बैठे हैं। समय का इंतजार करिए सर, समय ऐसा आएगा, ऐसा हवा। अभी देखिए दुबई में क्या हुआ, दुबई में आधे घंटे में तहलका मच गया। तो समय का इंतजार करिए, आप देखे होंगे साहब, महाभारत आता है, मैं समय को ज्यादा मानता हूँ, समय के बाद ही मैं और मानता हूँ। महाभारत आता है तो पहले चक्कर घूमता है, समय बोलता है कि हम ये कल किए, आज ये करेंगे, ठीक है साहब? तो समय सबसे बलवान होता है। समय इतना बलवान था, भगवान रामचंद्र जी को 14 साल वन में गुजारने के लिए विवश कर दिया। वो समय था, वो समय था। कृष्ण भगवान को वो समय था कि पैदा होना पड़ा कारागार में, कारागार में पैदा होना पड़ा। सर कृष्ण भगवान को, वो तो स्वयं भगवान थे, भगवान थे, लेकिन उनको भी कहाँ पैदा होना पड़ा। आप देखिए, समय बड़ा बलवान होता है, समय बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। जो आज आपके पीछे घूम रहे हैं, समय बदलेगा तो आपका साथ 1 मिनट में छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। और तीसरा क्वेश्चन मेरा और था, तीसरा क्वेश्चन ये था, ये सरकार या कोई भी सरकार, मैं इसी सरकार को नहीं कहूंगा, जो भी आज तक सरकार आई, हर सरकार ये बोली कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया इस देश को, ठीक है साहब? इस राज्य को या इस देश को, यही शब्द राज्य वाले ये बोलते हैं, हमारे प्रदेश में भ्रष्ट मुक्त सरकार है।
हमें ये बताइए सब साहब, सरकार। कोई भी सरकार आज तक जितने सरकार राज किया होगा, कोई हमें ये दे दे, एक पेपर दे लिखित में कि 5 साल जी जी कोई भी राज्य में या केंद्र में अगर 10 साल 5 साल सरकार हुआ तो कितने जी जी। भ्रष्ट अधिकारियों को टर्मिनेट किए हैं, उसकी लिस्ट हमें दे दे। उसी आंकड़े से जी जी पता जी लग जाएगा कि किसके राज्य में भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई है, जी किसके जी राज्य जी। में हाँ भ्रष्टाचार पे हाँ। कार्रवाई हुई है। आज तक आप ही जी नहीं जी सुने होंगे कि आप जहां बैठे हैं एमपी में, कि एमपी जी। में इतने भ्रष्ट में लिप्त अधिकारियों को सरकार टर्मिनेट किया है। आप सुने हैं आज जी तक जी। कहीं? नहीं आप सुने हैं? नहीं सुने हैं ना। ये नहीं। लोग, लोगों का, ये नेताओं का सिस्टम ऐसा होता है, जब कानून है टर्मिनेट करने जी का, जी बर्खास्त करने का, तो भाई भ्रष्टाचार में लिप्त पाते हो, टर्मिनेट करो। आप जी टर्मिनेट जी नहीं करते हो, बर्खास्त नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप सस्पेंड करते हो, फिर उनसे 6 महीने बाद मोटी रकम वसूलते हो, फिर उनकी बहाली होती है 6 महीने, 8 महीने बाद, 1 साल बाद। क्यों? जी जी। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त था तो आप उसको सस्पेंड क्यों करते हो? उसको टर्मिनेट करो। हमारे देश में युवा, पढ़े लिखे युवा, काबिल युवा घूम रहे हैं, सर्टिफिकेट उनका जी सड़ रहा बक्से में। भाई वो किस समय आएंगे काम? आप उनका इंटरव्यू लीजिए, प्रशिक्षण करवाइए, उनको एडवांस में रखिए। जो अधिकारी छोटा हो या बड़ा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है, उसको सीधा टर्मिनेट करिए। टर्मिनेट करके आपके पास ऑप्शन है। हमारे देश में कई करोड़ युवा घूम रहे हैं गांव में बेचारे, वो कहते हैं घास छील रहे हैं। कितने हमारे देश के युवा फांसी लगा के मर गए इसी वजह से जी। कि वो पढ़ लिख के उनको नौकरी नहीं मिली। क्या करें बेचारे? देश की हालात ये है, देश की हालात इस कदर खराब हुई पड़ी है कि क्या बताएं। ये टर्मिनेट कर तो दे भाई, जब ऑप्शन है उससे इसका बढ़िया पढ़ा इसका लिखा, कारण रामानुज जी, इससे। लो लो जी। वोटिंग का कारण भी यही लगता है कि युवा वर्ग जो है वो जो प्रेजेंट सरकार है उससे खफा है। इसलिए 18 साल से सर लेके 28 तारीख तक युवा जो है वो वोटिंग करने निकल ही नहीं रहा है। जो फर्स्ट नहीं टाइम निकला, वोटिंग करना चाहता है वो भी वोट नहीं कर रहा है। यही नहीं एक कर रहा कारण हो सकता है लो वोटिंग का। बिल्कुल। सर असल में क्या है, ये जो करंट में जी सरकार जी चल रही है बीजेपी सरकार में, कई एमपीओ का भाषा आप सुने होंगे कि सीधा जी वो जी उन्होंने मंच पे बोला कि हमें वोट दो या मत दो, सरकार हमारी बनेगी। हैं? भाई ऐसे लोगों को उठा के जेल में जगह होना चाहिए। ये कौन जी सा जी भैया क्वेश्चन है आपका? आंसर है कि आप बोलते हो कि वोट दो या मत दो, हम जीतेंगे। तो वो युवा वर्ग नाराज है, परेशान, वो क्या करे? वो युवा वर्ग ये सोचता है भैया जीतेंगे यही, हम क्या जाएं। लेकिन मैं कहूंगा उन युवाओं से कि आप लोग अपनी नई हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हो, गुलामी से बचा बिल्कुल। सकते हो। पीछे मत हटो, लड़ाई लड़ो, लड़ाई वोटिंग दो, लड़ो। वोटिंग के लिए समय, निकलो। हाँ वोटिंग करो, अपने घर से निकलो, 2-4 को और ले जी जाओ जी साथ में। मैं ये कहूंगा, जी 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 जी। आग्रह करूंगा, ये वोट निवेदन करना तो करूंगा। अधिकार है। कहीं के युवा हो हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान में कहीं पे हो, वो कहीं पे भी, क्योंकि ये अधिकार है। वोट करना तो एक अधिकार है, संविधान में दिया गया है अधिकार। आपको अधिकार है आपका नेता चुनने के लिए, आपको एक अच्छी सरकार चुनने के लिए ये दिया गया है अवसर। तो आप वोट करें, वोट के लिए घर से निकलें। अगर वोट के लिए जी नहीं निकलेंगे तो यही कारण होगा और देश अपना बर्बादी की तरफ चला जाएगा। वोटिंग करने बिल्कुल निकलें, वोटिंग बिल्कुल डेफिनेटली करें, निकले, और साथ में अपने पड़ोसी को भी लेके जाएं, लेके जाएं साथ बिल्कुल। में हाँ पड़ोसी को भी लेके जाएं। जी जी। वोटिंग हाँ, परसेंटेज बढ़ाएं, बिल्कुल सही। बढ़ाएं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएं, जो होगा देखा जी जाएगा। अभी आज मैं कहीं जी न्यूज पे देखा सर, जी जी सुप्रीम कोर्ट में वो मशीन के ऊपर लेके कुछ केस चल रहा था। जी जी। ईवीएम, ईवीएम, ईवीएम पे ना। मैं एक ही शब्द कहूंगा, ये देश, देश के जनता से देश का नाम है। अगर ये हिंदुस्तान में ये पब्लिक जनता न रहे तो इस देश का नाम भी नहीं रहेगा। मेरा मानना है, जी जी मेरा मानना है। जी जी जिस प्रकार
हमें लोग राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से जानते हैं, आपको आपके मेट्रो टुडे लाइव चैनल से लोग जानते हैं। जी जी। तो इससे मैं ये कहूंगा, ये भारत के साथ देश की जनता को भी रहना बहुत आवश्यक है और सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि देश की जनता की मांग क्या है, उस मांग को सुनना चाहिए। जी अगर देश की जनता कह रही है कि ये चीज पकड़िए, वो देश की जनता नहीं है, वो तो वकील जो हमारे देश में वो लोग उसको प्रूव करेंगे, वो लोग लेके जाएंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि देश की जनता जी का जी जी ये बिहार है तो अभी मैं उसको सारा पेटिशन किया गया है। अब देखिए उसके बारे में वकील महोदय लोग ज्यादा बताएंगे। जी जी। हम और आप उसके बारे में नहीं बता सकते। हमारे ख्याल से इस बारे में जिस प्रकार हम हैं उसी प्रकार आप भी हैं, तो वकील लोग ही ज्यादा बताएंगे। लेकिन उसमें मैं किसी न्यूज में देखा था यूट्यूब के ही, तो उस पर जो स्थिति पहले का है उसी स्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। लेकिन जब उसी स्थिति को बहाल करना था तो कई महीने से सुप्रीम कोर्ट को केस देखने की जरूरत नहीं, दूसरे केस को देखना चाहिए। टाइम बेकार किया, टाइम देश के जनता की टाइम बेकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट। अगर उसी को बहाली देना था पिछला ही, तो उस पेटिशन को सुनना ही नहीं चाहिए। जी जी भाई नहीं सुनना चाहिए, पहले बर्खास्त कर देते आप। रामानुज जी आपका बहुत बहुत, हाँ बोलिए 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 आप बोलिए। उसमें देखिए मशीन में ब्लैक शीशा होता है। अब शीशा क्या, आप ही वोट डालने जाते हैं सर, बटन दबाते हैं, फिर दूसरे रास्ते से आप बाहर निकल जाते हैं। देखने का मौका नहीं मिलता है। देखने का मौका कहाँ मिलता है सर? पर्ची लीजिए, पर्ची लेके आगे बढ़िए, मशीन के पास जाइए, वहाँ क्या बोलते हैं, पर्ची लेके आगे जाइए, उस स्याही लगवाइए अंगुली पे, उसके बाद आगे जाइए, मशीन में बटन दबाइए, फिर निकल जाइए। इसमें सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मशीन का बटन दबाइए, फिर आपकी पर्ची निकलती है, पर्ची लेके आप डब्बे में स्वयं डालिए। सिस्टम ये होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए हम भी आम नागरिक हैं, आम नागरिक है इस देश का, तो मेरा भी कहने का दायित्व है, आवाज उठाने का दायित्व है। क्योंकि वो भी एक जज आम जनता के टैक्स के पैसे से उसका घर चल रहा है, वो कहीं और से कमा के नहीं ला रहा है, वो भी आम जनता के ही टैक्स का पैसे से उसकी तनख्वाह, उसके खर्चे, सारा कुछ यूज किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा हमारा भी जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है। जी। लेकिन इस देश को बचाने के लिए देश के युवा को आगे आना पड़ेगा। जी रामानुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेट्रो टुडे लाइव में आए, अपना कीमती समय दिया और लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत। जय भारत।